जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक बहुत बढ़िया जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। बिल्कुल आपके जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट है ये आपका। इससे पहले कल एक प्रैक्टिस सेट अपन लोगों ने लिया था, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट वो भी था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जीके जिसका फुल क्वेश्चन पेपर है जैसा आपके एग्जाम में आता है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास आपकी शाम को डेली 6 PM पर होती है। जी हाँ, शाम को डेली 6 बजे ये क्लास आपकी होती है। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम के जैसे, जैसा आपके एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 26 है, मतलब 25 क्वेश्चन और विषय के थे। अब ये सब जीएस के आपके 26 से शुरू है। भारत का अंतरिक्ष यानी कि स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है, बताइएगा। पहला क्वेश्चन, जो भारत का रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है वो कहाँ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पंबन द्वीप पर स्थित है, भारत में है, आंध्र प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है, बताइए। ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव या उपरोक्त सभी, बताएंगे। तो कालिदास का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभिज्ञान शकुंतलम भी इनकी है, ऋतु संहार भी इनकी है, कुमार संभव भी इसकी है, इनकी है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये बहुत अच्छी ये इनका ग्रंथ है और कई बार आपके एग्जाम में अभिज्ञान शकुंतलम सीधा हिस्ट्री में भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है। ठीक है, तो आपको याद है कालिदास जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत की लड़ाई बाबर ने किसको हराया था। बात करते हैं पानीपत की लड़ाई की, तो पहला युद्ध बाबर ने लड़ा भारत में। ठीक है, भारत वर्सेज इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। कब हुआ सर, कहेंगे सर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो रणभूमि में मारा गया। ये भी आपको याद ना है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी, ये बाबर से पराजित हुआ 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में ही क्या हुआ, कहेंगे सर 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और अब मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन ये भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसको। कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, बताएंगे। जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो कौन सा था, रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, पीटरा डेला वेला या विलियम हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हॉकिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस भी इसे कहते हैं, विलियम हॉकिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो था ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। हालांकि ये अकबर से मिलने आया था, लेकिन उस वक्त अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर गद्दी पर बैठ चुके थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य में की सहायता के लिए नहर व्यवस्था का प्रारंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो आपको बता दें, ये जो नहरों की सिंचाई का प्रबंध किया था सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। किसका, कहेंगे सर तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके बाद गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठा गद्दी पर, जो इसका पुत्र था जिसका नाम ज्योना खां था। क्या नाम था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योना खां किसका नाम था। तो कहेंगे सर बिन कासिम मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक का किसका नाम था सर, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, क्या था सर, जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, ये जोना खां इसका पुत्र था। ये गद्दी पर बैठा और इसके जाने के बाद फिर फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने नहर प्रणाली को बहुत विस्तार से बनवाया। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तुगलक वंश का महानतम शासक आप किसे कह सकते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक से ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक को कह सकते हैं, क्योंकि उसे सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। याद रखेंगे, सल्तनत कालीन
सल्तनत कालीन अकबर के नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सल्तनत कालीन अकबर किसे कहते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक को। और इसने नहर प्रणाली को बहुत अच्छे से बनवाया था। क्यों? क्योंकि भूमि को ज़्यादा, आप भूमि के लिए बहुत कुछ करेंगे तो आपको एक हिसाब से राजस्व कर भी ज़्यादा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड। अगला साइंस का क्वेश्चन, 5 नंबर साइंस के क्वेश्चन से जरूर आपको लेना है, छुटेगा नहीं। ये सॉरी, साइंस का क्वेश्चन नहीं है, साइंस के क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। क्या निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा है ऐसा राजमार्ग जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो राइट आंसर होगा 31 का सी, यानी कि NH6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणों को कौन से वन के नाम से जाना जाता है? अगर आपने ज्योग्राफी की हमारी क्लास देखी होगी, जितनी भी मैंने वीडियोस ज्योग्राफी की ली हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल ये अमेजन जो द्रोणी है, आप पता ही नहीं चलेगा कि किस क्या है। बिल्कुल मैंने इस प्रकार से समझाया कि आंख मीचते हुए क्या है, कैसे ये अमेजन द्रोणी है, इसको क्या कहते हैं। तो आपको याद ना है, ये जो वन है, तो इनके बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि विषुवत-वर्षीय वन है। विषुवत रेखा मतलब पूरा वीडियो मैंने ज्योग्राफी में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी के 8 वीडियोस मैंने लिए हैं और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बाहर ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा सिलेबस वाइज मैंने उनमें कवर करवा दिया, जितना सिलेबस के अनुसार आता है, एक एक टॉपिक। ठीक है, फिलहाल अमेजन वनों को क्या कहते हैं? तो आपको याद है, अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताएंगे। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए, फेफड़ा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखिए, फेफड़ा क्यों कहते हैं? ऐसा है कि अमेजन जो वर्षा, ये अमेजन वन है, ये विषुवत रेखीय वन है, तो विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण इनमें वर्षा ज़्यादा होती है। अब वर्षा ज़्यादा होगी तो सदाबहार वन पाए जाएंगे, और सदाबहार वन इतने पाए जाते हैं कि इनमें भाई, क्योंकि जब वन होंगे तो ऑक्सीजन है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा वन है अमेजन के जंगलों में। अमेजन के जंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, ये फिलहाल आपको याद ना, कैसे सदाबहारी वन है और विषुवत रेखीय वन है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में एंटी टैंक मिसाइल क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिफेंस का आएगा, क्योंकि डिफेंस का काम ही आपका है। भारत में एंटी टैंक मिसाइल है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाग मिसाइल जो है ये आपकी एंटी टैंक मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी जिन्हें लोग दे रहे हैं सभी का राइट आंसर है। शाम को डेली, मैं फिर से बता दूं, शाम को डेली 6 PM पर एक क्लास आपकी होती है, तो शाम को डेली आना ना भूलें 6 PM पर। बेहतरीन क्लासेस के साथ डेली जुड़ें। आप हमें अपना कहते नहीं, आप किसी से कंपेरिजन करवा लीजिए, आपको अच्छा कंटेंट मिले तो ही आइए, और शेयर ज़रूर वीडियो को करें अपने दोस्तों में, यारों में। आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप अगर प्रैक्टिस सेट कोई भी उठाएंगे तो आपको लगेगा, या आपने 2018 वाला एग्जाम दिया होगा, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था, उससे आप मिला लीजिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको उस तरीके से क्वेश्चन मिलते थे। बिल्कुल वही लेवल है और वही आधार है क्वेश्चनों का। क्या मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र कौन सा था? बताएंगे। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सभी लिए हैं, सब मैं करवाऊंगा आपको जीके के। लेकिन अभी अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, मैं तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। सभी पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है, सब लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर लियोनार्दो दा विंची हो जाएगा। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है और प्रचलित क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आ गया। कह रहा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, बताइए। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है क्या? एल्युमिनियम आयन, पहला क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम आयन, दूसरा ओजोन, तीसरा मीथेन, और चौथा कह रहा है फास्फोरस। बताएंगे क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे भाई साहब, गजब का क्वेश्चन। तो कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन होता है धूम कोहरे में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिलीपींस प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? बताएंगे। फिलीपींस में कौन सी मुद्रा प्रयोग की जाती है? फिलीपींस की राजधानी, कहेंगे सर फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मनीला। अच्छा, मनीला में केंद्र काहे का है? तो कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपको मनीला में देखने को मिलेगा। मनीला में ही आपको एबीडी बैंक, यानी कि एबीडी बैंक मिलेगी देखने को। एबीडी बैंक का जो मुख्यालय है वो यही है। ठीक है, चलिए मनीला में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा, और भारत में राष्ट्रीय चावल केंद्र अनुसंधान जो है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो कटक में देखने को मिलेगा। फिलहाल याद रखेंगे, मनीला की जो
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पेसो। क्या हो जाएगा? पीसो। इसको पेसो या पीसो कहते हैं। पीसो भी इसको कह लीजिए आप, या पेसो कह लीजिए, कोई कह लीजिए। आपके एग्जाम में यही आने वाला है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? बताएंगे। कहने का मतलब गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? अहमद शाह, दिलावर खान, मोहम्मद शाह, जफर खान। बताइए 37 का क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे। गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? अहमद शाह, दिलावर खान, मोहम्मद शाह, जफर खान। तो क्या होगा राइट आंसर? कहेंगे सर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जफर खान। जफर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात सल्तनत का संस्थापक था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने जब गुजरात विजय की थी उसके बाद उसने कौन सा इमारत बनवाई थी? बहुत खूबसूरत इमारत बनवाई थी और काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। गुजरात विजय के बाद उसने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या राइट डाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? बताएंगे। राइट डाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्रयुक्त हुआ? बताएंगे। राइट डाइवली क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग। थोड़ा मुझे मालूम होगा आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे जो पीडीएफ है वो बहुत अच्छे से तैयार की, लेकिन फिर भी कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई हो। आप लोग थोड़ा कॉपरेट जरूर करें और हमारा सहयोग दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें यार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन क्या इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया है? बताएंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ला रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं। 2019 के 2015 के जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर उठाए उनके हिसाब से ही प्रीवियस को तैयार किया गया है क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलैंड जो है राजधानी इसकी वार्सा होती है। इस्तांबुल कन्वेंशन से इतने अलग होने का फैसला ले लिया। अगला क्वेश्चन है यूएशिया में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सत्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? बताएंगे। एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सत्र व्यापार, ये कहीं ना कहीं करंट के क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, संधि में शामिल हुआ है? बताएंगे। भारत, थाईलैंड, चीन, कंबोडिया। राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। कह रहा है भारत में PSLV C49 के द्वारा किस उपद्रव का परीक्षण 7 नवंबर 2020 में किया गया? करंट का क्वेश्चन है, 2020 का है। बताइए किसका किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है। आपको याद ना EOS 01 का, EOS 01 का परीक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? करंट का क्वेश्चन ये भी है, तो इसका राइट आंसर बताना है। व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों से क्या किया है? बैंकों से साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर 5 बैंकों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आगा। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बताएं। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाएंगे इंपॉर्टेंट की मेहर। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में? बताएंगे। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर डॉगर बैंक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ सर? अटलांटिक महासागर में डॉगर बैंक स्थित है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। मैरियाना गर्त जो खाई है, विश्व की सबसे बड़ा गर्त मैरियाना गर्त, वो भी आपको प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्या सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। कह रहा सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया है और बहुत इसमें घूम जाएंगे। देखिए क्या है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भैया भारत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मतदाताओं वाला, हालांकि चीन में जनसंख्या जरूर ज़्यादा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो भारत में। अच्छा, एक क्वेश्चन मतदाता से याद आया, बताएंगे। भारत में 21 वर्ष से पहले मताधिकार की आयु 18 थी, फिर उसके बाद 21 की गई। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वाचन की आयु, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, निर्वाचन की आयु 21 से 18 किस संविधान संशोधन में की गई? बताइए किस संविधान संशोधन में
निर्वाचन की आयु 21 से 18 कर दी गई? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। धमाकेदार क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में दबा के पूछा जाता है, तो आपको याद ना 61वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा रजत क्रांति का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? मछली का आप लोग जानते होंगे, मत्स्य उत्पादन जो है ये नीली क्रांति, दुग्ध क्रांति श्वेत उत्पादन ऑपरेशन फ्लड जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति से है। ठीक है, वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। जो रजत क्रांति है इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंडा से रजत क्रांति है। तिलहन से पीली क्रांति आपको है, याद रखेंगे। चलिए, अंडा से संबंधित है रजत क्रांति। चलिए, और भी कुछ क्रांति आपको बता दूं, जैसे हरित क्रांति जो है वो आपके फसलों से उत्पादन है। लाल क्रांति आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। लाल क्रांति जो है ये आपकी याद रखना है, पहले इसमें टमाटर था, क्या था? टमाटर। उसके बाद इसमें मांस को भी जोड़ दिया गया था, मांस को भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र में के वास्तविक जीवन स्तर का अवलोकन किया जाता है? बताएंगे। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का अवलोकन किया जाता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रयोजनीय निजी आय द्वारा। किसका? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी डाल दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, 46 नंबर। बताएंगे राइट आंसर। कह रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी प्रसन्नता उतनी होगी, जीवन स्तर का आकलन उसी से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट समिति हो जाती है, साफ साफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है बी आर अम्बेडकर थे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो होता है इसको इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। अनुच्छेद कितना है सर? कहेंगे अनुच्छेद 31 है। कौन सा अनुच्छेद है? 31 अनुच्छेद है, जिसमें मूल अधिकारों को कहने का मतलब मूल अधिकारों का आपका हनन होता है मूल अधिकार को, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार। न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? तो न्यायालय 5 प्रकार की रिटें आपके इस मतलब संवैधानिक उपचारों के आधार पर 5 प्रकार की न्यायालय रिटें जारी करता है। ठीक है, बहुत से लोग आपको पढ़ाते हैं कि मतलब बहुत कम ही आपको पता होगा कि न्यायालय जारी करता है। बहुत से लोग कहते हैं आपन लोग जारी करते हैं। आपन लोग क्या जारी करेंगे? ठीक है, आप जब जाएंगे तो न्यायालय देखेगा किस हिसाब से आपके न्याय अधिकार मूल अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, तो आपको याद है 5 प्रकार की न्यायालय रिटें जारी करता है अनुच्छेद 31 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और। प्रस्तावना को जो है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को ये कहा है पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इसे याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन से स्रावित होता है? भैया 10वां बार क्वेश्चन पूछा गया, 10वां बार। ये इंसुलिन से क्या स्रावित होता है? बताएंगे राइट आंसर। इंसुलिन से क्या संबंधित? लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। एक बार वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने यारों में, यहाँ जहाँ भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं जरूर शेयर करें, कहीं भी शेयर करें, लेकिन एक बार अगर वीडियो पसंद आया तो यार शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन पसंद आए हो, मेहनत हाँ आपको अगर पसंद आई हो मेरी, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके हिंदी की भी क्लास ली जाए। क्या आपको हिंदी की क्लास चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं हिंदी की क्लास हाँ चाहिए। और रीजनिंग की भी मैं चला सकता हूँ अगर आप लोग कहें। रीजनिंग की बिल्कुल पेज जैसे कि क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के आधार पर मैं बताऊंगा, रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर रीजनिंग की भी वीडियोज़ ली जाए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय सब लोग लिखें। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इंसुलिन। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा में क्या पाया जाता है? शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। बताएंगे क्या पाया जाता है? शर्करा में क्या पाया जाता है? बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड है। बताएंगे भाई साहब, बताएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताएंगे। सूखा रोग, वेरी स्कर्वी, रतौंधी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, सूखा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कहते नहीं बच्चे को सूर्य के प्रकाश में जरूर आपको
ज़रूरत होती है, जब बच्चा छोटा होता है विटामिन डी की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको यही 50 क्वेश्चन आज थे। क्वेश्चन बेहतरीन थे, आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, डेली जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। टॉप 25 क्वेश्चन आपको ले करवाता हूँ, फुल पेपर जी के जीएस का होता है। अब की बार वर्दी लेकर रहना है। इसका पार्ट 2 हमने करवाया, अभी आपको आगे भी करवाते रहेंगे। डेली आपको आना है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।